मार्च 1980। इक्वाडोर के एंडीज पहाड़ों के बीच बसे शहर अम्बाटो में लगातार तेज बारिश हो रही थी। बारिश इतनी ज्यादा थी कि नदियां उफान पर आ गई। पहाड़ों से मिट्टी और मलबा बहकर शहर में आ गया और पूरी की पूरी गलियां बाढ़ के पानी में डूब गई थी। रेस्क्यू टीम धीरे धीरे बाढ़ से तबाह हुए इलाकों में आगे बढ़ रही थी। वो मलबा हटाकर टूटे हुए घरों के बीच जिंदा बचे लोगों को ढूंढ रही थी। दूसरी तरफ जो लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकल आए थे, वो बेबस होकर अपने परिवार के उन लोगों की खबर का इंतजार कर रहे थे जो बाढ़ में बह गए थे। लेकिन फिर इस पूरे दर्द और अफरा तफरी के बीच सर्च टीम को कुछ ऐसा मिला जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। एक नदी के किनारे उन्हें एक छोटी बच्ची की लाश मिलती है। फिर एक और छोटी बच्ची की लाश मिली, फिर तीसरी और फिर चौथी। पहली नजर में लोगों को लगा कि शायद ये बच्चियां भी बाढ़ में डूबकर मरी होंगी, जैसे उस हफ्ते और भी बहुत से लोग डूब गए थे। लेकिन जब उनकी लाशों को ध्यान से देखा गया तो कहानी कुछ और ही निकली। ये बच्चियां डूबी नहीं थी, इनका गला घोंटा गया था, इतनी ताकत से कि एक बच्ची की आंखें तक बाहर निकल आई थी। चारों के साथ पहले जबरदस्ती गंदा काम किया गया था। उसके बाद उन्हें नदी किनारे गड्ढे खोदकर गाड़ दिया गया था। लेकिन बाढ़ और तूफान ने उनकी लाशों को मिट्टी से बाहर ला दिया। अम्बाटो के लोगों के लिए ये कोई हैरानी की बात नहीं थी, बल्कि लोगों को जिस बात का डर था आखिर वही सच निकला। पिछले कई महीनों से छोटी छोटी बच्चियां अचानक गायब हो रही थीं। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ इसी इलाके से 50 से भी ज्यादा बच्चियां लापता हो चुकी थीं। इनकी उम्र सिर्फ 8 से 12 साल के बीच थी। कोई बाजार से गायब हो जाती, कोई रास्ते से, तो कोई अपने ही घर के दरवाजे से। माता पिता बार बार पुलिस के पास गए, लेकिन हर बार उन्हें एक ही जवाब मिला कि शायद उनकी बेटी खुद कहीं चली गई होगी, या फिर उस समय इक्वाडोर, कोलंबिया और पेरू में एक्टिव ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग उसे अपने साथ ले गए होंगे। लेकिन किसी भी परिवार ने इस बात पर यकीन नहीं किया। उन्होंने पूरे शहर में अपनी बेटियों के मिसिंग पोस्टर लगाए, इनाम तक रखा, अखबारों में छपवाए, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। गायब हुई एक भी बच्ची का कोई पता नहीं चला, जब तक कि बाढ़ ने वो नहीं कर दिखाया जो पुलिस इतने महीनों में भी नहीं कर पाई। लेकिन इन सब के पीछे जो इंसान था, वो इतिहास के सबसे खतरनाक सीरियल किलर्स में से एक निकला। जब उसी ने जांच करने वालों को 53 और बच्चियों की कब्रों तक पहुंचा दिया। इसके साथ ही सिर्फ इक्वाडोर में उसके शिकारों की पक्की संख्या 110 हो गई। लेकिन उसकी खौफनाक वारदातें सिर्फ इक्वाडोर तक सीमित नहीं थीं। उसने इक्वाडोर, कोलंबिया और पेरू तीनों देशों में घूम घूम कर बच्चियों को अपना शिकार बनाया। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि 1980 में गिरफ्तार होने से पहले वो 300 से भी ज्यादा बच्चियों की हत्या कर चुका था। नमस्कार, मैं हूं साइलो और आप देख रहे हैं हिंदी क्राइम एक्सपोज। पेड्रो अलोंसो लोपेज का जन्म 8 अक्टूबर 1948 को कोलंबिया के तोलिमा में हुआ था। वो 13 भाई बहनों में 7वें नंबर पर था। उसके जन्म से 6 महीने पहले ही उसके पिता की मौत हो गई थी। उस समय कोलंबिया में ला वायोलेंसिया नाम का खूनी गृहयुद्ध चल रहा था। इस लड़ाई में लाखों लोग मारे गए थे और कई इलाके पूरी तरह बर्बाद हो गए थे। यानी पेड्रो ने जन्म ही ऐसे माहौल में लिया था जहां हर तरफ हिंसा और डर था। उसकी मां बेनिल्डा अकेले 13 बच्चों का पेट नहीं पाल पा रही थी, इसलिए घर चलाने के लिए उसने सेक्स वर्कर का काम करना शुरू कर दिया। पूरा परिवार एक ही कमरे की झोपड़ी में रहता था। कमरे के बीच में सिर्फ एक पर्दा लगा था। एक तरफ उसकी मां के क्लाइंट्स आते थे और दूसरी तरफ बच्चे सोने की कोशिश करते थे। ना उनके पास कोई प्राइवेसी थी, ना मां का प्यार मिला और ना ही उन्हें रिश्तों की सही समझ मिल पाई। बाद में पड़ोसियों ने बताया कि बेनिल्डा बहुत गुस्सा करने वाली औरत थी। वो अक्सर अपने बच्चों को झाड़ू से पीटती थी और सबसे ज्यादा मार पेड्रो को पड़ती। जब पेड्रो सिर्फ 9 साल का था, तब एक ऐसी घटना हुई जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उसकी मां ने उसे अपनी छोटी बहन के साथ गलत हरकत करते हुए पकड़ लिया। वो वैसे ही हमेशा चिड़चिड़ी रहती थी, लेकिन ये देखने के बाद उसका गुस्सा काबू से बाहर हो गया। उसने पेड्रो को बांध दिया और उसके नंगे पैरों को जलती हुई मोमबत्ती से जला दिया। उसके पैर बुरी तरह झुलस गए और फिर उसे हमेशा के लिए घर से निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद पेड्रो भटकते भटकते कोलंबिया की राजधानी बोगोटा पहुंच गया,
सिर्फ 9 साल का एक बच्चा, बिल्कुल अकेला। उस समय बोगोटा की सड़कों पर पहले से ही हजारों बेसहारा बच्चे रहते थे। कोई पुलों के नीचे सोता था तो कोई कूड़े के ढेर में खाना ढूंढता था। पेद्रो भी जल्द ही उन्हीं बच्चों में से एक बन गया। इन्हीं सड़कों पर लोग उसका गलत फायदा उठाते रहे। एक बार एक बड़ी उम्र के आदमी ने उसे खाने और रहने की जगह का लालच दिया। फिर उसे एक सुनसान बिल्डिंग में ले गया, उसके साथ गंदा काम किया और बाद में उसे फिर उसी सड़क पर छोड़ दिया। लेकिन यह सिर्फ एक बार नहीं हुआ था। उसके बाद भी कई बार उसके साथ जबरदस्ती की गई और लोग उसका गलत फायदा उठाते रहे। सड़क पर रहने वाले बच्चों के आसपास ऐसे शिकारी मंडराते रहते थे। कुछ उन्हें सीधे अपना निशाना बनाते, कुछ उन्हें सेक्स वर्कर के धंधे में धकेल देते। इस दर्द को भुलाने के लिए पेद्रो ने बजूका पीना शुरू कर दिया। यह कोका के पत्तों से बनने वाला एक सस्ता और बेहद खतरनाक नशा था। कम उम्र में ही पेद्रो को इसकी लत लग गई। धीरे धीरे इसका असर उसके दिमाग पर भी दिखने लगा। उसका मूड अचानक बदल जाता और वो अक्सर ऐसी चीजों की इमेजिनेशन करता रहता जो असल में होती ही नहीं थी। सड़कों पर रहने वाले कई बच्चों ने अपनी सुरक्षा के लिए गैंग बना लिए थे और पेद्रो भी जल्द ही उनमें शामिल हो गया। वो अपने गैंग के साथ इलाकों पर कब्जे के लिए दूसरे गैंग से लड़ता, घरों में चोरी करता और आए दिन मारपीट में शामिल रहता। समाज से पूरी तरह कट चुकी उसी दुनिया में उसका बचा खुचा बचपन भी खत्म हो गया। लेकिन जब पेद्रो करीब 10 साल का था तब पहली बार ऐसा लगा कि शायद उसकी जिंदगी बदल सकती है। एक अमेरिकी परिवार को उस पर तरस आया और उन्होंने उसे गोद ले लिया। अब उसके पास सोने के लिए बिस्तर था, पढ़ने का मौका था और पहली बार उसे एक आम जिंदगी मिलने लगी थी। लेकिन यह ज्यादा दिन नहीं चला। अलग अलग रिपोर्ट में अलग बातें कही गई हैं। कुछ के मुताबिक उसके नए स्कूल के एक टीचर ने उसका गलत फायदा उठाया। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि वो अपनी मर्जी से उस टीचर के साथ भाग गया था। असल में क्या हुआ था ये आज तक कोई पक्के तौर पर नहीं जान पाया। लेकिन 12 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते पेद्रो ने अपने अमेरिकी गोद लेने वाले परिवार के घर से कुछ पैसे चुरा लिए और फिर उसी सड़क वाली जिंदगी में वापस लौट गया जिसे वो पहले से जानता था। अगले 6 साल तक वो भीख मांगकर और छोटी मोटी चोरियां करके अपना गुजारा करता रहा। धीरे धीरे उसने गाड़ियां चुराने का काम भी शुरू कर दिया। फिर 1969 में जब वो 21 साल का था, आखिरकार पुलिस ने उसे पकड़ लिया और 7 साल के लिए जेल भेज दिया गया। लेकिन जेल ने उसे सुधारा नहीं, बल्कि वहीं से वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक बन गया। 60 के दशक के आखिर तक कोलंबिया की जेलों का हाल बहुत खराब था। वहां जरूरत से ज्यादा कैदी थे, करप्शन फैला हुआ था और जेल का असली कंट्रोल कैदियों के हाथ में था। जो भी नया कैदी अपनी रक्षा नहीं कर पाता था, उसके लिए वहां टिकना आसान नहीं था। उस वक्त पेद्रो जवान था, शरीर से दुबला पतला था और उसके चेहरे पर हर समय डर और घबराहट साफ दिखाई देती थी। पूरी जिंदगी गलत लोगों का शिकार बनने की वजह से वो अंदर से भी काफी कमजोर लगने लगा था। जेल के पुराने और खतरनाक कैदियों के लिए वो एक आसान निशाना था। जेल पहुंचते ही 3 बड़ी उम्र के कैदियों ने उसके साथ बार बार जबरदस्ती करनी शुरू कर दी और उसका गलत फायदा उठाया। लेकिन अब उनके सामने वो 9 साल का बेबस बच्चा नहीं था जिसे घर से निकाल दिया गया था और जिसने पूरी जिंदगी सिर्फ दर्द ही देखा था। अब पेद्रो बदल चुका था। ऐसा लगता था जैसे उसके अंदर का इंसान कहीं मर चुका था। उसने तय कर लिया था कि अब वो किसी का शिकार नहीं बनेगा। उसने सही मौके का इंतजार किया, कई महीनों तक चुप रहा। फिर एक दिन उसने उन तीनों से बदला ले लिया। कुछ समय बाद वो तीनों कैदी मरे हुए मिले, उनके गले कटे हुए थे। माना जाता है कि पेद्रो ने जेल के अंदर मौजूद किसी चीज का इस्तेमाल करके उन तीनों को मार दिया था। इसके बाद कानून के फैसले ने उस पूरे सिस्टम की हालत दिखा दी जिसमें पेद्रो बड़ा हुआ था। तीनों हत्याओं को सेल्फ डिफेंस मानकर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। उसकी सजा में बस चुपचाप 2 साल और जोड़ दिए गए। 3 लोगों की जान लेने के बाद भी उसके लिए यही पूरी सजा थी। लेकिन इस सब के बाद कुछ बदल चुका था। अब बाकी कैदी उससे दूर रहने लगे थे। पहली बार अपनी जिंदगी में पेद्रो को ताकत का एहसास हुआ। बाद में उसने खुद बताया कि यही वो पल था जब उसे अपने अंदर कुछ बदलता हुआ महसूस हुआ। किसी की जान लेने से उसे एक अजीब सा कंट्रोल और सुकून मिलता था, ऐसा एहसास जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था।
1978 में करीब 10 साल जेल में बिताने के बाद पेड्रो बाहर आया। जब वो जेल गया था तब वो सिर्फ एक गाड़ी चोर था, लेकिन जब बाहर निकला तो उसके दिमाग में ये सोच बैठ चुकी थी कि हत्या करना ही उसकी असली पहचान और मंजिल है। वो अपने घर वापस नहीं गया, उसने छोटी मोटी चोरियां भी नहीं की। इसके बजाय वो एंडीज पहाड़ों को पार करके पेरू के गांवों और दूर दराज इलाकों में पहुंच गया, और यहीं से शुरू हुई उसकी असली खूनी कहानी। बाद में पेड्रो अपने जुर्मों को अपने छीने गए बचपन का बदला बताता था। उसका कहना था कि जब 8 साल की उम्र में उससे उसकी मासूमियत छीन ली गई थी तो उसे भी दूसरों से वही छीनने का हक है। वो सोच समझकर अपना शिकार चुनता था। 8 से 12 साल की बच्चियां, यानी लगभग वही उम्र जब उसकी अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। वो अक्सर उन बच्चों को निशाना बनाता जो सड़कों पर अकेले रहते थे, जिनके गायब होने पर कोई ज्यादा सवाल नहीं पूछता था। इसके अलावा वो आदिवासी बच्चों को भी निशाना बनाता था, क्योंकि उस समय उनकी गुमशुदगी की शिकायतों को पुलिस अक्सर नजरअंदाज कर देती थी। उसका तरीका लगभग हर बार एक जैसा रहता था। वो किसी बाजार वाले इलाके में जाता और दिन के समय ही बच्चों को अपना निशाना बनाता। वो ऐसी बच्चियों को ढूंढता जो उसे मासूम और खूबसूरत लगती थी। पहले उनका भरोसा जीतने की कोशिश करता, कभी कोई छोटा सा गिफ्ट देता या फिर रास्ता पूछने के बहाने बातचीत शुरू कर देता। उसका मकसद बस इतना होता था कि बच्ची उससे घुल मिल जाए। अगर बच्ची फौरन उसके साथ नहीं आती तो वो इंतजार करता। कई बार वो माँ और बेटी का पीछा करता रहता और सही मौके की तलाश करता। फिर वो बच्ची को भीड़ से दूर किसी सुनसान जगह पर ले जाता, जहां उसने पहले से ही गड्ढा खोद कर रखा होता था। कई बार वही एक गड्ढा जिसमें पहले भी 3-4 बच्चियों को गाड़ चुका होता था। वो पहले बच्ची के साथ जबरदस्ती करता और फिर उनका गला घोंटकर मार देता था। लेकिन बाद में उसने खुद बताया था कि हत्या करने से पहले वो हमेशा सूरज निकलने का इंतजार करता था। उसने रिपोर्टर रॉन लेटनर को बताया था कि गला घोंटते वक्त उसे बच्चियों की आंखों में देखना पसंद था, जब उनके अंदर से जिंदगी धीरे धीरे निकल रही होती थी। उसके मुताबिक अगर वो बच्चियों को रात के अंधेरे में ही मार देता तो उसके लिए इसका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि तब वो उनकी आंखों में दिखने वाला दर्द नहीं देख पाता। उसने ये भी बताया कि एक इंसान को मरने में 5 से 15 मिनट लग सकते हैं। कई बार वो बच्ची का गला दोबारा घोंटता और उनके गले और कलाई काट देता, ताकि उनके जिंदा बचने की कोई उम्मीद न रहे। लाशों को गाड़ने के बाद वो हमेशा उन्हें वैसे ही नहीं छोड़ देता था। उसने कबूल किया कि वो बाद में उन्हीं कब्रों पर लौट कर आता जहां कभी कभी 3-4 लाशें एक साथ पड़ी होती, और वो लाशों को बाहर निकालकर उनके साथ अपनी हवस मिटाता, से उनसे रात भर बातें करता। एक आम इंसान का दिल जो प्यार और अपनापन दूसरों के लिए महसूस करता है, पेड्रो के अंदर वही जज्बा पूरी तरह मुर्दा जिस्मों पर काबू पाने में बदल चुका था। पेरू में उसके ज्यादातर शिकार अयाकुचो इलाके के जनजाति वाले गांवों से थे। ये ऐसे इलाके थे जहां अगर कोई बेटी गायब हो जाती तो पुलिस अक्सर उसकी शिकायत को या तो घर से भाग जाने की बात कहकर टाल देती या फिर उसे पहले से चल रहे ट्रैफिकिंग गैंग्स से जोड़ देती थी। बाद में पेड्रो ने दावा किया कि उसने अकेले पेरू में 100 से ज्यादा बच्चियों को मारा था। हालांकि इस संख्या को पूरी तरह साबित नहीं किया जा सका, लेकिन कई बच्चियों के गायब होने का समय और पेड्रो की मौजूदगी एक दूसरे से मेल खाते थे। धीरे धीरे गांवों में एक ऐसे इंसान की चर्चा होने लगी जो पहाड़ों के बीच घूम रहा था और उनके बच्चों को अपना शिकार बना रहा था। आखिरकार वही लोग उसे पकड़ पाए जिनकी बात पर किसी ने पहले भरोसा नहीं किया था। अयाकुचो में पेड्रो को एक 9 साल की बच्ची को अगवा करने की कोशिश करते हुए पकड़ लिया गया। गांव वालों को पहले से शक था कि यही आदमी कई बच्चियों के गायब होने के पीछे हो सकता है। उन्होंने उसका पीछा किया और उसे पकड़ लिया। फिर गुस्से में गांव वालों ने उसे बुरी तरह पीटा और उसे गर्दन तक जमीन में गाड़ दिया। इसके बाद उसके चेहरे और गर्दन पर शहद डाल दिया ताकि चींटियां धीरे धीरे उसे वहीं खत्म कर दे। गांव वालों का पुलिस से भरोसा उठ चुका था और वो इतने गुस्से में थे कि उन्होंने खुद ही उस शैतान को खत्म करने का फैसला कर लिया था, और शायद उसी दिन पेड्रो की तड़प तड़प कर मौत हो जाती। लेकिन वहां से गुजर रही एक अमेरिकी क्रिश्चियन मिशनरी ने गांव वालों से उसे छोड़ देने की गुजारिश की। उसने उन्हें समझाया कि उसे मारने के बजाय पेरू की पुलिस के हवाले कर दिया जाए। पुलिस के पास उस समय गांव वालों की गवाही के अलावा कोई ठोस सबूत नहीं था, और उस दौर के अधिकारी ऐसी गवाही को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए तैयार नहीं थे।
न कोई केस दर्ज हुआ, न कोई जांच शुरू हुई। उन्होंने बस पेड्रो को वापस कोलंबिया भेज दिया और ये केस वहीं खत्म हो गया। वो फिर से आजाद था और उसने वही सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया। कोलंबिया से होते हुए वो इक्वाडोर पहुंचा और फिर एक बाजार वाले इलाके से दूसरे इलाके तक घूमता रहा। उसका तरीका लगभग वही रहता था। बाद में उसने खुद दावा किया कि वो हर हफ्ते 2 से 3 बच्चों को मार रहा था। माना जाता है कि कोलंबिया में उसने करीब 100 और इक्वाडोर में भी लगभग 100 बच्चियों को अपना शिकार बनाया। अगर पेरू के आंकड़ों को भी जोड़ा जाए तो यह संख्या 300 से ज्यादा बताई जाती है। 1979 के आखिर तक अम्बाटो के आसपास बच्चियों के गायब होने की घटनाओं को नजरअंदाज करना मुश्किल हो चुका था, लेकिन तब तक पुलिस ने इन्हें गंभीरता से नहीं लिया था। ज्यादातर गायब बच्चियां गरीब परिवारों से थीं, बेघर थीं या गांव वाले इलाकों से आती थी। उनकी गुमशुदगी की खबरों को वो ध्यान नहीं मिला जिसकी जरूरत थी। लेकिन फरवरी 1980 में सब कुछ बदल गया। इवानोवा जियाकोमे, जो शहर के एक जाने माने आदमी की बेटी थी, अचानक गायब हो गई। लेकिन इस बार मामला दब नहीं सका क्योंकि उसका परिवार शहर में अच्छी पहचान रखता था। उसकी तस्वीरों वाले पोस्टर लगाए गए, अखबारों में खबर छपी और फिर कुछ ही हफ्तों बाद एक फ्लड ने शहर के आसपास के इलाके को बुरी तरह तबाह कर दिया। जब पानी कम हुआ तो नदी किनारे दबी हुई 4 बच्चियों की लाशें सामने आईं। इसके कुछ दिन बाद 8 मार्च को इवानोवा जियाकोमे की लाश भी एक खेत में बनी छोटे से घर से मिली। उसके शरीर पर भी वही निशान थे जो पहले मिली बच्चियों के शरीर पर पाए गए थे। अब यह साफ हो चुका था कि कोई लंबे समय से शहर की बच्चियों को अपना शिकार बना रहा था। पूरा शहर अब डर के साए में था। लोग हर कदम पर सतर्क थे, अगली अनहोनी के डर से। लेकिन इसके बावजूद वो फिर से वार करने वाला था। 9 मार्च 1980 अम्बाटो का प्लाजा उर्बिना बाजार। दोपहर का वक्त था। बाजार लोगों की भीड़ से भरा हुआ था। उसी भीड़ के बीच पेड्रो एक 11 साल की बच्ची मारिया के पास पहुंचा। उसने झुककर उसका हाथ पकड़ा और उसे धीरे धीरे वहां की भीड़ से दूर ले जाने लगा। लेकिन तभी उसकी मां कार्लिना रामोन पोवेदा की नजर उस पर पड़ गई। उसने अपनी बेटी को उस अजनबी के साथ जाते देखा और अगले ही पल वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनते ही आसपास के लोग रुक गए। कुछ ही पल में करीब 6-7 लोग वहां जमा हो गए और उन्होंने पेड्रो को पकड़ लिया। उन्होंने उसे जमीन पर गिरा दिया और तब तक दबोचे रखा जब तक पुलिस वहां नहीं पहुंच गई। जब पुलिस वाले उसे उठाकर ले जाने लगे तो पेड्रो कुछ बड़बड़ा रहा था। उसकी बातें और व्यवहार काफी अजीब लग रहा था। पुलिस को लगा कि उन्होंने शायद गलती से किसी पागल आदमी को पकड़ लिया है। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके हाथों में इतिहास के सबसे खतरनाक सीरियल किलर्स में से एक था। पहले तो वो बहुत उल्टा सीधा बक रहा था, लेकिन थाने पहुंचने के बाद वो शांत हो गया और फिर पूरे समय चुप ही रहा। पुलिस के पास उस वक्त बस एक बच्ची को अगवा करने की कोशिश का मामला था। इसके अलावा कुछ ऐसी गुमशुदगियां थीं जिनका कोई पता नहीं चला था। पुलिस को सिर्फ शक था कि शायद इन गायब हुई बच्चियों के पीछे भी पेड्रो का ही हाथ हो सकता है। तो पुलिस ने एक अलग तरीका अपनाया। जांच में पता चला कि पेड्रो खुद को एक पक्का कैथोलिक क्रिश्चियन मानता था। कैथोलिक चर्च में कन्फेशन को बहुत निजी माना जाता है। इसमें कोई इंसान अपने पाप या गलतियां पादरी के सामने स्वीकार करता है और पादरी उस बात को किसी और को नहीं बता सकता। अगर कोई पादरी कन्फेशन में सुनी गई बात किसी के सामने बता दे तो उसे चर्च की तरफ से कड़ी सजा मिलती है और उसे पादरी के पद से भी हटा दिया जाता है। पुलिस ने इसी बात का फायदा उठाने का फैसला किया। इसलिए पुलिस ने अपने एक अफसर कैप्टन पास्टर गोंजालेज को उसकी सेल में भेजा। उन्होंने ऐसा दिखाया जैसे वो भी एक कैदी हैं और साथ ही एक पादरी भी। कई दिनों तक गोंजालेज ने धीरे धीरे पेड्रो का भरोसा जीता और फिर आखिरकार पेड्रो बोलने लगा। ये सोचकर कि उसकी बातें कभी उस कोठरी से बाहर नहीं जाएंगी, पेड्रो ने कैप्टन को बताया कि उसने इक्वाडोर, कोलंबिया और पेरू में 300 से ज्यादा बच्चियों को मारा है। उसने बाजारों में शिकार चुनने से लेकर दिन के उजाले में किए गए कत्लों तक, उन जगहों तक जहां उसने बच्चियों को दफनाया था और बाद में वापस वहां लौटने तक की पूरी कहानी बताई। उसने ये भी कहा कि उसे इक्वाडोर की बच्चियां सबसे ज्यादा पसंद थीं। उसके अपने शब्दों में वो बाकी बच्चियों की तुलना में ज्यादा भरोसा कर लेती थी
और उन्हें बहलाना आसान होता था। गोंजालेज जो कुछ सुन रहा था उससे अंदर तक डर गया था। डर इतना था कि वो हर रात सोते समय अपनी गर्दन के चारों तरफ एक तौलिया लपेट कर रखता था। उसे डर था कि अगर पेद्रो को उसकी असलियत पता चल गई तो वो अंधेरे में ही उस पर हमला कर सकता है। जुलाई 1981 में पेद्रो ने पत्रकारों और पीड़ित परिवारों से भरी अदालत में अपना गुनाह कबूल कर लिया। इक्वाडोर के कानून के हिसाब से उसे उस समय मिलने वाली सबसे बड़ी सजा दी गई। वो सजा थी सिर्फ 16 साल। उस समय इक्वाडोर में मौत की सजा नहीं थी, साथ ही अलग अलग हत्याओं की सजा को जोड़कर देने का भी कोई नियम नहीं था। ये एक ऐसी कानूनी सीमा थी जो करीब एक सदी पहले बनाई गई थी ताकि राजनीतिक उथल पुथल के समय नेताओं को बेरहमी से मारने के बाद दी जाने वाली सजाओं को रोका जा सके। इस कानून के हिसाब से एक कत्ल और 110 कत्लों में कोई खास फर्क नहीं था। जिस आदमी पर 110 पक्के कत्लों का आरोप था और जिस पर इससे 3 गुना ज्यादा हत्याएं करने का शक था, उसे वही सजा मिली जो कानून सिर्फ एक कत्ल के लिए भी देता था। जिन बच्चियों को पेद्रो ने अपना शिकार बनाया था, उनके परिवार वालों ने उसके सिर पर $25,000 का इनाम रख दिया। अपनी जान बचाने के लिए पेद्रो ने अपनी ज्यादातर सजा क्विटो की गार्सिया मोरेनो जेल में एक अकेली कोठरी में बिताई। वो वहां ज्यादातर समय अकेला रहता, बजूका पीता और लगभग किसी से बात नहीं करता था। 1992 में पत्रकार रॉन लेटनर ने पेद्रो का पहला और आखिरी असली इंटरव्यू लिया। बात शुरू करने से पहले पेद्रो ने एक शर्त रखी। उसने कहा कि उसने पिछले 10 सालों में किसी औरत को हाथ तक नहीं लगाया था और वो जेल वार्डन की बेटी का हाथ पकड़ना चाहता था। सिक्योरिटी की मौजूदगी में वार्डन ने इसकी इजाजत दे दी। पेद्रो ने उसका हाथ पकड़ा और बाद में लेटनर से कहा कि वो लड़की जो 26 साल की थी, उसकी पसंद के हिसाब से काफी ज्यादा उम्र की थी, क्योंकि उसका शिकार हमेशा बच्चियां ही बनी जिनमें उसकी दिलचस्पी होती थी। पूरे इंटरव्यू के दौरान वो लगभग अपनी बातों पर घमंड करता रहा। वो खुद को इस दौर का सबसे बड़ा आदमी बताता रहा और अपनी जल्दी रिहाई की भविष्यवाणी करता रहा। उसने अपनी शिकार बच्चियों को मेरी गुड़िया कहकर बुलाया और उसके हिसाब से उसने उन्हें मारकर एक मुश्किल जिंदगी से बचाया था। फिर उसने ये भी साफ कर दिया कि जेल से बाहर आने के बाद वो क्या करेगा। उसके मुताबिक दोबारा कत्ल करना उसे फिर से वही एहसास देगा। उसके अपने शब्दों में यही उसका मिशन था। 31 अगस्त 1994 को अच्छे बर्ताव की वजह से पेद्रो को तय समय से 2 साल पहले ही रिहा कर दिया गया, यानी उसने अपनी 16 साल की सजा में से सिर्फ 14 साल ही जेल में बिताए। इक्वाडोर की भीड़ उसे देखते ही मार न दे, इसलिए पुलिस उसे सीधे रूमीचाका बॉर्डर ब्रिज ले गई और वहां से कोलंबिया भेज दिया गया। कोलंबिया सालों से पेद्रो की तलाश में था। 1970 के दशक के आखिरी दौर में तोलीमा इलाके में हुई करीब 100 हत्याओं के लिए वो वहां वांटेड था। इक्वाडोर से अलग कोलंबिया के कानून में दोषी साबित होने पर उसे उम्र कैद तक की सजा मिल सकती थी। वहां पहुंचते ही वकीलों ने उसे इलाके में हुई कई गुमशुदगियों और मौतों से जोड़ना शुरू किया और पुराने केस दोबारा खोले गए। फिर 1995 में कोलंबिया की एक अदालत ने उसे कानूनी तौर पर मानसिक रूप से बीमार घोषित कर दिया। इसलिए उस पर मुकदमा चलाने के बजाय उसे बोगोटा के एक मानसिक अस्पताल भेज दिया गया। 3 साल बीत गए। फिर 1998 में एक नई जांच ने पुराने फैसले को बदल दिया। डॉक्टरों ने अब कहा कि पेद्रो पूरी तरह से सही दिमाग में है और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने हर किसी को हैरान कर दिया। एक ऐसा आदमी जिसने 300 से ज्यादा बच्चियों को मारने की बात कबूल की थी, पुलिस को दर्जनों कब्रों तक खुद ले गया था। वो सिर्फ करीब $50 की जमानत भरकर बाहर आ गया और उसे इस शर्त पर रिहा कर दिया गया कि वो हर महीने अधिकारियों के सामने जाकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराएगा। उसने एक बार भी हाजिरी नहीं दी। जब तक किसी को इस बात का पता चलता, वो गायब हो चुका था। मेजर विक्टर लास्कानो, वही जेल गवर्नर जो कभी इक्वाडोर के गांव देहात में पेद्रो के साथ गया था, जब वो एक एक करके कब्रों की जगह दिखा रहा था, उसने उसकी दूसरी रिहाई के बाद एक चेतावनी दी थी। उसने कहा कि पेद्रो ना बदला है, ना ही उसे अपने किए का कोई पछतावा है और ये भयानक कहानी दोबारा शुरू हो सकती है। रिहा होने के बाद पेद्रो सबसे पहले अपनी मां के घर गया, उस औरत के पास जिसे उसने कई सालों से नहीं देखा था। उसे लगा कि शायद पेद्रो उसे नुकसान पहुंचाने आया है,
लेकिन पेद्रो ने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी माँ से कहा कि वो घुटनों के बल बैठे ताकि वो उसे आशीर्वाद दे सके। जब उसकी माँ ने मना कर दिया और कहा कि आशीर्वाद देना तो माँ का काम होता है, तो पेद्रो खुद घुटनों पर बैठ गया। लेकिन यह मुलाकात ज्यादा देर अच्छी नहीं रही। कुछ देर बाद पेद्रो ने घर से अपनी माँ का बिस्तर और चेयर उठा ली। वो उन्हें बाहर ले गया और जलाने की धमकी देने लगा। आखिर में एक पड़ोसी ने उसे कुछ पैसे दिए, तब जाकर वो रुका। पेद्रो अलोंसो लोपेज को आखिरी बार 22 सितंबर 1999 को देखा गया था। उस दिन वो बोगोटा के एक सरकारी दफ्तर में अपना आइडेंटिटी कार्ड बनवाने पहुंचा था। किसी को उस पर शक तक नहीं हुआ। उसका काम आसानी से पूरा हो गया और वो वहां से चला गया। इसके बाद पेद्रो कभी नजर नहीं आया। कार्लिना रामोन पोवेदा, वही मां जिसकी चीख ने 1980 में अम्बाटो के बाजार में पेद्रो की खूनी कहानी को रोक दिया था। बाद में उसने वो बात कही जो शायद बहुत से लोग अपने मन में सोचते थे। उसने कहा कि दुनिया के लिए शायद यही बेहतर होगा अगर किसी ने उसे पहले ही खत्म कर दिया हो, और अगर ऐसा हुआ भी हो तो उसकी उम्मीद थी कि उसे आसानी से नहीं बल्कि बहुत दर्द के साथ मौत मिली हो। पिछले 20 से ज्यादा सालों में पेद्रो को लेकर कई तरह की अफवाहें फैलती रही हैं। कभी छोटे छोटे कोलंबियाई शहरों में उसके देखे जाने की खबरें आती रहीं। कभी ये कहा गया कि उसे किसी ने चुपचाप खत्म कर दिया, शायद बदला लेने वालों ने या फिर उन पुलिस वालों ने जो एक और नाकाम केस का जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। एक अफवाह ये भी रही कि वो आज भी तोलीमा में जिंदा है और वहां के लोग डर की वजह से उसका नाम तक नहीं लेते। 2002 में उसी इलाके में 2 बच्चों की हत्या हुई, जिसका तरीका पेद्रो के पुराने अपराधों से काफी मिलता जुलता था। इसके बाद कोलंबियाई अधिकारियों ने इंटरपोल से उसके खिलाफ इंटरनेशनल वारंट जारी करवाया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। 3 साल बाद वो वारंट भी बिना ज्यादा चर्चा के रद्द कर दिया गया। फिर 2012 में तुनखा में एक 12 साल की बच्ची की गला घोंटकर हत्या ने पुरानी डरावनी बातें फिर से शुरू कर दी। कोई पक्का सबूत नहीं मिला जो उस हत्या को पेद्रो से जोड़ सके, लेकिन तरीका इतना मिलता जुलता था कि लोग उस शक को नजरअंदाज नहीं कर पाए। खुद पेद्रो की मां ने भी कई साल बाद दावा किया था कि वो अभी भी कहीं जिंदा है, हालांकि उसके पास अपने इस यकीन के अलावा कोई पक्का सबूत नहीं था। अगर पेद्रो लोपेज आज भी जिंदा है तो उसकी उम्र अब 70 साल से ज्यादा होगी। एक समय था जब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने पेद्रो को इतिहास का सबसे खतरनाक सीरियल किलर बताया था, लेकिन 2006 में जब लोगों ने सवाल उठाए कि ऐसी कैटेगरी हत्याओं को एक तरह की कंपटीशन जैसा बना देती है, तो गिनीज बुक ने इसे अपनी किताब से पूरी तरह हटा दिया। पेद्रो के खिलाफ 110 हत्याएं कभी पक्के तौर पर साबित नहीं हो पाईं। वहीं पेद्रो खुद 300 से ज्यादा बच्चियों को मारने का दावा करता था। इन दोनों आंकड़ों के बीच कहीं असली सच छिपा हुआ है और शायद वो सच कभी सामने नहीं आएगा। लेकिन एक बात तय है, एक ऐसे आदमी ने 300 से ज्यादा बच्चियों को मारने की बात कबूल की, अपने ही हाथों पुलिस को दर्जनों कब्रों तक ले गया, 14 साल जेल में बिताए और फिर 3 अलग अलग देशों के उस कमजोर सिस्टम के बीच गायब हो गया जो उसे कभी उसके अपराधों की पूरी सजा नहीं दिला पाया। चाहे वो उन्हीं पहाड़ों में कहीं गुमनाम मौत मर चुका हो जहां कभी उसके शिकारों की लाशें छिपाई गई थीं, या फिर आज भी 70 साल से ज्यादा की उम्र में कहीं जिंदा हो। एंडीज के पहाड़ पिछले 25 सालों से ज्यादा समय से उसका राज अपने अंदर छिपाए हुए है और शायद वो राज हमेशा के लिए वहीं दफन रह जाएगा। तो आज की कहानी बस यहीं तक। मैं फिर आऊंगा एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।